हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हुए हैं। आज के हमारे क्वेश्चन वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पर आधारित है। आपने इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 नंबर का होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, घन की, ठीक है, अगर हम कोई घन ले लेते हैं और उस घन के केंद्र पर हम कोई प्लस क्यू कूलाम रख देते हैं, ठीक है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? हमें पता है गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताइए कि घन में फलकों की संख्या क्या होती है? घन में फलकों की संख्या क्या होती है? तो घन में फलकों की संख्या होती है, वो होती है 6। तो अगर एक घन में 6 फलक हैं तो हम कह सकते हैं कि एक फलक में जो वैद्युत फ्लक्स होगा, आपका जो कुल वैद्युत फ्लक्स है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? उसको हम डिवाइड करेंगे 5/6 से। यानी फाइव की वैल्यू कितनी थी? क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? क्यू अपॉन में 6 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 डैश बराबर 5/6 इक्वल टू क्यू अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन है क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है क्यू अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है क्यू अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र। अब कह रहा है कि एक आवेशीय गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, आपको 4 ऑप्शन है, आइए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन है गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं, गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के भीतर शून्य होता है। तो देखिए, अगर हम कोई गोलीय चालक लेंगे, ठीक है, और उस पे अगर आवेश है तो हमें पता है कि जो आवेश होगा वो कहां पर होगा? उसके पृष्ठ पर होगा। यानी कि अगर पृष्ठ पर आवेश स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र होगा वो या तो उसकी सतह पर हो सकता है या फिर कहीं बाहर हो सकता है। क्या उसके केंद्र पर कोई भी आवेश होगा? बिल्कुल नहीं, उसके केंद्र पर कोई आवेश नहीं हो सकता है। यानी कि केंद्र पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता है। जो भी आवेश चूंकि इसके पृष्ठ पर है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र केंद्र पर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, केंद्र पर जो आवेश होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला कह रहा है गोले के भीतर शून्य होता है, बी कह रहा है गोले के भीतर शून्य होता है, सी भी कह रहा है गोले के भीतर शून्य होता है, डी ऑप्शन कह रहा है गोले के भीतर अधिकतम होता है। यानी कि हमने एक ऑप्शन अपना पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, गोले के भीतर अधिकतम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको पता है चूंकि आवेश पृष्ठ पर है, इसका मतलब है उसके केंद्र पर जो होगा वैद्युत क्षेत्र वो क्या होगा? शून्य होगा। यानी ए बी या सी में कुछ होगा। अब देखिए, अगर कोई गोलीय चालक है, ठीक है, तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आर क्या है? आर जो बिंदु स्थित था गोले से बाहर उसकी थी दूरी, यानी कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं
कि जो ये r है इसकी दूरी हम अगर बढ़ाते जाएंगे, इसकी दूरी के वर्ग जो है इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाता जाएंगे, तो जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। चलिए ऑप्शन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। गोले के बाहर भी शून्य होता है, यानी कि ए ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ कम होता जाता है, चलिए ये भी हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। अंतर समझ रहे हैं ना। बी और सी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ कम होता जाता है, सी कह रहा है गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, छोटी दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर क्रमशः प्लस q तथा माइनस q का आवेश है, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, यहां पर हमको क्वेश्चन अगर पता हो तो क्वेश्चन कह रहा है प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, E बराबर Q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट A। ये किसका फॉर्मूला है, अगर दो प्लेटें हैं, ठीक है, और एक दूरी पर स्थित हैं, तो उनके जब वो एक दूसरे से कुछ दूरी d पर स्थित हैं और समांतर रखी हुई हैं और उन पर आवेश दिया हुआ है, तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट A। इसे आप याद कर लीजिए। आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पहले ही मुझे ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। कह रहा है कि अगर कोई भी एक बंद पृष्ठ है, चलिए हम मान लेते हैं कि क्या है, एक बंद पृष्ठ आयत है, इसके भीतर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, n है यानी कि कई है। अगर हम मान लेते हैं कि n की जगह 2, ठीक, अगर 2 है तो यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। अगर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित हैं, तो उससे जो वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जितना वैद्युत फ्लक्स प्लस क्यू की वजह से होगा उतना ही माइनस क्यू की वजह से होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर जो हमारा पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, शून्य होगा। चलिए आते हैं अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शन नंबर ए क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये गलत, 2q अपॉन इप्सिलॉन नॉट ये भी गलत, माइनस 2q अपॉन इप्सिलॉन नॉट ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, शून्य है। समझ रहे हैं ना। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। जिसने भी अभी टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको तुरंत का तुरंत शेयर करें। ठीक है, आप क्वेश्चन शेयर करेंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको अगर ज्वाइन करने में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपका एक क्यूआर कोड दिया हुआ है नीचे, यहाँ पर लिंक भी अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिए। कुछ नहीं है आप वीडियो के नीचे आकर कमेंट करिए। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज अगर बताते जाएंगे हमें तो हम उसे बोर्ड एग्जाम से पहले सॉल्व करते जाएंगे आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर अपने। हमारे क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वो आपके होंगे 1 नंबर के। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध पूछ रहा है तो हमको पता है कि फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म। ठीक है,
और अगर फॉर्मूला आप लिखोगे तो हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई यहां पर क्या है, हमें पता है कि ई जो है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ए क्या है, ए जो आपका है वो एरिया है पृष्ठ का। ठीक है, और थीटा एंगल आपको पता ही है। अगर आपने इतना जान लिया है तो आप ये भी बता दीजिए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर आपको नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला पता है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ए का मतलब एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप अपने फॉर्मूले से भी मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर वैद्युत फ्लक्स का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके साथ आप विमा भी जान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, ml3 t की पावर -3 a की पावर -1। ये क्या है, ये वैद्युत फ्लक्स की विमा है। हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में कह रहा था वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। हमें पता है फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फिर फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये भी हमने जाना। इसके साथ में मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके साथ ही हमने क्या, हमने यहाँ पर मात्रक निकालना भी सीख लिया। वैद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक भी हमें पता चल गया, क्या होता है, वोल्ट पर वोल्ट मीटर। ठीक है ना, वोल्ट मीटर। विमा क्या होती है, ml3 t की पावर -3 a की पावर -1। इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3q -2q +q तथा +2q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, कह रहा है पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितना चार्ज उस पृष्ठ के अंदर रखा गया है। एक है 3q, एक है -2q, एक है +q, एक है 2q। अगर इनको सबको हम जोड़ देंगे तो हम यहां से बता पाएंगे कि कुल कितना चार्ज जो है उस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। इसको हम जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे -2q और +2q कट जाएगा, 3q और q हो जाएगा आपका +4q। यानी कि पृष्ठ के अंदर कितना रखा हुआ है चार्ज, +4q। ठीक है, गॉस की प्रमेय हमें कहती है फाई बराबर q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम से हमको पता है क्या होता है, फाई बराबर q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल Q लिखेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल Q में वैल्यू निकाली हुई है। तो फाई बराबर Q, फाई बराबर Q इप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी थी, +4q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने क्या निकाला है, ये निकाला है वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं लेकिन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हें गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है पेपर में। जो भी गलतियां करनी है आपको गलती करके सीखना है। आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सॉल्व करिए। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देख लीजिए, कोई भी पृष्ठ हो, अगर वो क्या है, एक बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो,
चाहे वो गोलीय हो, ठीक है ना। अगर वो बंद पृष्ठ है तो गॉस की थ्योरम कहती है कि उसका वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, केवल कभी आयत दे देता है, कभी वर्ग दे देता है, कभी वृत्त गोला दे देता है, कभी आपको कह देता है कि घन है, ठीक है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए तथा संकेतों का अर्थ बताइए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, भेष बदल के आते हैं, आपको सब कुछ पता है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को आपको देख के लगा होगा कि ये तो मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि गॉस की जो प्रमेय होती है उसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ दिया है कि इसका गणितीय रूप लिखिए। तो गणितीय रूप अगर होता है तो वो फाई बराबर होता है 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू। फाई बराबर 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट। इसके साथ में कह रहा है कि इनके संकेतों का अर्थ बताइए, मतलब 1 नंबर में आपको इसके संकेत जो है समेशन ऑफ क्यू और इप्सिलॉन नॉट है, इसका आपको अर्थ बताना होगा। अब इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हमने सीखा हुआ है अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में। इप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, याद रहेगा। समेशन ऑफ क्यू क्या है, जो आपका बंद पृष्ठ है, ठीक है, जो आपका बंद पृष्ठ है उसके द्वारा परिबद्ध, उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, पहली चीज है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैद्युत क्षेत्र सदिश ई, ठीक है, आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप न्यूटन पर कूलाम में पृष्ठ ए बराबर 10j कैप मीटर स्क्वायर रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर का साइन लगा लेंगे। फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ पर दिया है वेक्टर ई की वैल्यू और वेक्टर ए की वैल्यू, तो हम समय को बचाते हुए सीधे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। लेकिन आपको पेपर में क्या करना है, आपको पेपर में पहले एक किनारे में वेक्टर ए की वैल्यू लिखनी है, जो कि है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और नीचे ए की वैल्यू लिखनी है। ये आप पेपर में लिख के आएंगे तो ये अच्छा लगेगा। इसके नीचे आपको ये फॉर्मूला लिखना है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 10j कैप। अब हमें पता है कि चूंकि यहाँ पर j की वैल्यू दी हुई है, तो यानी इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, j कैप से। बाकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 10, जे डॉट जे कैप जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 40। अब ये क्या है, ये आया है वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी जो हमारे क्वेश्चन थे वो 1 नंबर के थे, आगे हमारे लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, जो 2 टाइप पूछे आते हैं। एक लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, जो कि 2 नंबर के होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। अब पहले तो आप जान लीजिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबवत
अभी लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये क्या कह रहा है। एक तो काल्पनिक बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल से और अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली क्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उनकी जो माप होगी वही क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ये परिभाषा हो गई। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि एक पृष्ठ हम ले लेते हैं, कोई कोई भी एक पृष्ठ हम ले लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक स्वच्छ पृष्ठ स्थित है तथा डीए एक पृष्ठ अवयव है। इसमें एक छोटा सा पृष्ठ अवयव है, उसको हम क्या मान लेते हैं? डीए मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? डी वेक्टर डीए है, यह हमने आपसे अभी बताया हुआ है। जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल डीए है। इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश है। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पर। यही बात कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, मतलब कि जो ये पृष्ठ है इससे जो गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र ई है, ई कुछ इस तरह है, डीए की दिशा कुछ इस तरह है। ठीक है, अब इस अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, मतलब E डॉट डीए क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ ए ई डॉट डीए, जहां फाई एरिया इंटीग्रल क्या है आपका? संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। ठीक, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल डीए के बीच कोण थीटा हो, यानी कि E और डीए के बीच क्या कोण हो? अगर थीटा हो, इसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा को। ठीक, तो E डॉट डीए बराबर ई डीए कॉस थीटा, फाई ई बराबर एरिया इंटीग्रल ई डीए कॉस थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पर डीए को अंदर रखेंगे और ई कॉस थीटा को बाहर लेके आएंगे। ठीक है, अब इंटीग्रल एरिया वेक्टर इंटीग्रल डीए आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, क्योंकि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ए है। ठीक है, अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ई ए कॉस थीटा, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर। ये हम अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये हमें जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे उसमें भी काम आएगा। ठीक है, 1 नंबर का है उसमें भी पूछा जाएगा और 2 नंबर के। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम पर मीटर है। तो एक कंडीशन आपको दी हुई है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है? एक लंबा तार है। ठीक, हमारे पास एक लंबा तार है जो कि आवेशित है, यानी कि इस पे प्लस आवेश पाया जा रहा है। इसके चारों ओर हम परिकल्पना करते हैं किसकी? एक हम इसके चारों ओर एक बेलन की परिकल्पना कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे होंगे इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं। एक हो गया आपका S1, एक हो गया S2 और एक हो गया S3। S1 और S2 कैसे पृष्ठ हैं? S1 व S2 जो है वो है आपके सपाट पृष्ठ। ठीक है, और यहाँ पर जो S3 है वो कैसा पृष्ठ है? वो है आपका वक्राकार पृष्ठ। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर हम इसका इस पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक, S1 में कुछ पार्ट लेते हैं छोटा सा डीए, S3 में कुछ पार्ट लेते हैं डीए और S2 में भी कुछ पार्ट लेते हैं डीए। अब S1 में हम देखते हैं जो डीए की दिशा होगी वो होगी उसके लंबवत, और जो ये आवेश है इसकी वजह से जो तीव्रता होगी वो कुछ इस दिशा में होगी। चलिए आते हैं नीचे S2 में। अगर S2 में बात करें किसी छोटे से क्षेत्रफल की, तो इसमें E की दिशा बाहर की ओर, डीए की दिशा
डीए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा, यानी कि इनके बीच जो बना कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हमको पता है फाई, अगर S1 की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि फाई S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह हमारा जो फाई S2 होगा वो भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चूंकि हम छोटे पृष्ठ के लिए, छोटे पृष्ठ की बात कर रहे हैं कि छोटा सा हमने पृष्ठ लिया हुआ है सपाट में, तो हम यहाँ पर फाई की जगह क्या लिखेंगे, डी फाई। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हम आते हैं अपने किस पृष्ठ पर, S3 पर, जो कि कैसा पृष्ठ है, एक वक्राकार पृष्ठ है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ई की दिशा कुछ इस तरह बाहर की तरफ, और जो डीए की दिशा होगी वो क्या होगी, वो भी उसके साथ में उसी की दिशा में होगी, यानी थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा S3 पर। ठीक, S3 क्या है, एक वक्राकार पृष्ठ है। क्योंकि आपने क्या लिया हुआ, एक बेलन लिया है, तो बेलन में ऊपरी सिरा वो सपाट और निचला सिरा भी सपाट, लेकिन उसके चारों ओर क्या होगा, वो होगा वक्राकार पृष्ठ पृष्ठ और जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ, डीए है वो भी बाहर की तरफ, यानी कि थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डी फाई S3 बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस 0, यानी कि ई डी ए। अब यहां पर हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी ए, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर हमने किसी इस पूरे वक्राकार पृष्ठ में किसी छोटे पार्ट के लिए लिया हुआ है, तो हम इस पूरे पार्ट का हम इंटीग्रल निकाल लें, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारा जो होगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, इस पक्ष में लिखेंगे ई डॉट डी ए। ठीक, अब ई को हम ले लेंगे बाहर, इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब यहाँ पर हमको पता है कि बेलन के वक्राकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एल। यहाँ पर आर क्या है, आर जो है, यहाँ पर आर जो है वो इस बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, आगे हम अपने डेरिवेशन को करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल। एल यहाँ पर ये जो बेलन था, चलिए यहाँ भी एक बेलन बना लेते हैं अपना, यहाँ पर जो बेलन था, एल जो है वो लंबाई है, आर जो है वो त्रिज्या है, और इसमें एक क्या है, तार है, इस पे क्या आवेश है, प्लस आवेश। ठीक है, अब यहाँ पर इस पृष्ठ की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि फाई बराबर मेरा क्या आया है, ई डॉट 2 पाई आर एल। ठीक, और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस थ्योरम, फाई बराबर क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको दी हुई थी, वो क्या दी थी, लैम्डा। क्योंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन में एल, यानी कि आपका हो जाएगा क्यू बराबर लैम्डा एल। अब क्यू बराबर लैम्डा एल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी ई इंटू 2 पाई आर एल, क्यू की वैल्यू लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी तो हम ई को एक तरफ ले लेंगे, लिखेंगे ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में आर, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में आर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अगर यहां से कुछ दूरी पर कोई बिंदु स्थित है
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपॉन में R। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आगे हमारे क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि दूसरा टाइप है 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5×10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? पृष्ठ में विद्युत कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? दूसरा पूछ रहा है, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? तो पहले तो हम ज्ञात कर लें, जब yz तल के समांतर है तो हमारा जब yz तल के समांतर है तो हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? दिया क्या है? E की वैल्यू दी है, हमने लिख लिया। E की वैल्यू है 5×10⁻³ आई कैप। अब यहाँ पर भुजा दी है 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 10×10 सेंटीमीटर। अब जब हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में, तो हमें 10⁻⁻4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0.1 का होल स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया। अब कह रहा है समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। अगर समांतर स्थित है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। फॉर्मूला हमको पता है, फाई बराबर EA cos थीटा। E की वैल्यू कितनी है? 5×10⁻³ A की वैल्यू कितनी है? 0.1 का होल स्क्वायर, यानी कि हम क्या लिख लेंगे? 0.1 × 0.1 cos 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 50। अब यहाँ पर मात्रक हम क्या लगाएंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मात्रक हमें पता होगा, हमने इस प्रैक्टिस सेट में ये मात्रक आपको 3 बार लगभग बताया होगा, ताकि आप बिल्कुल भी ये ना भूलें। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर क्या है? 30 डिग्री है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? फाई बराबर EA cos 30, यानी कि E की वैल्यू क्या है? 5×10⁻³ A की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक, अब इसका हम गुणा करेंगे। 10⁻³ का गुणा 0.1 से करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 10⁻³ यानी कि क्या? इंटू 0.1 इंटू 0.1 √3/2। अब जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5×10 √3/2, तो बच्चे 10, यानी कि 25√3। क्या मात्रा क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये क्या है? ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश? ठीक है, आप फ्लक्स रेखाएं यहाँ पर देकर आपसे क्या पूछ रहा है? आवेश पूछ रहा है। पहले तो हम जान लें कि टोटल कितनी फ्लक्स रेखाएं उस पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखा। ठीक है, अब बाहर कितनी फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं? 2500। अंदर कितनी जा रही हैं? 4500। जब इसको हम माइनस करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी -2000। हमने फाई की वैल्यू कितनी निकाल ली है? -2000। अब हमको गॉस के थ्योरम से पता है कि फाई ई बराबर होता है Q/ε0। हमें ज्ञात क्या करना है? Q ज्ञात करना है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर फाई × ε0। फाई की वैल्यू कितनी आई थी?
2000 एप्सिलॉन नॉट की 8.9 गुणे 10 की घात -12, ये वैल्यू आपको दी हुई है। जब हम इसका गुणा करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.78 इंटू 10⁻⁸। क्या मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा, क्योंकि बात किसकी कर रहा, आवेश की कर रहा। -1.78 इंटू 10⁻⁸, यानी कि जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर कोई फ्लक्स रेखा वहां से बाहर की तरफ जा रही है तो यानी कि उसके अंदर कितना आवेश स्थित है, -1.78 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आपको। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, बस कह रहा है कुछ फ्लक्स रेखाएं किसी आयतन से भीतर जा रही हैं और कुछ फ्लक्स रेखाएं उससे बाहर निकल रही हैं। हमें ये ज्ञात करना होगा कितनी फ्लक्स रेखाएं जो है उससे गुजर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं को अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल फ्लक्स रेखाएं जो गुजर रही हैं। अब हमको गॉस की थ्योरम से पता है फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू निकाली हुई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, हमने पुट कर दिया। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1.78 इंटू 10⁻⁸ कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो आगे के प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और कितने अंक के होंगे, 5 अंक के। आइए देखते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 14 है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि हम एक आवेशित गोलीय कोश ले रहे हैं, यानी कि इसके पृष्ठ पर क्या है, बहुत सारा आवेश। भाई आवेशित गोलीय कोश का तो यही मतलब हुआ। इसके बाहर पूछ रहा है कि अगर बिंदु हो, कोई बिंदु P हो, तो इस पर आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अगर कोश के पृष्ठ पर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं यह बिंदु यहां पर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तीसरा कह रहा है कोश के भीतर। चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं जो अथवा में लिखा हुआ है। गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर यहाँ पर अथवा में है, गॉस की प्रमेय से सिद्ध कीजिए किसी आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कोश के बाहर बिंदुओं के लिए आवेशित कोश कोश पर स्थित बिंदुवत आवेशों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, फिर देखते हैं अथवा में क्या लिखा है। गॉस के प्रमेय लिखिए, आर त्रिज्या की धातु के खोखले पृष्ठ को क्यू कूलम आवेश से आवेशित किया जाता है। इसके पृष्ठ पर अंदर तथा बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, केवल अपना भेष बदल रहा है। हर साल जो पूछा गया है केवल ये एक नए तरीके से आता है, नई लैंग्वेज लेके, और आपको केवल यहाँ पर कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को एक साथ बता दिया गया है कि आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे लगभग हर साल ये अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, इस बार भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब गॉस की जो प्रमेय है हमें पता है क्या है, किसी बंद आवेशित पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस आवेश का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना। ये क्या है, गॉस थ्योरम। ठीक है, हमें गॉस थ्योरम पता है कि जो उसका कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उसमें स्थित आवेश, जो उसमें स्थित आवेश है उसका कितना होगा, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब हमको गॉस थ्योरम तो पता चल गई, लेकिन कह रहा है कि अगर आपको गॉस थ्योरम पता है, ठीक है, और आपके पास क्या है, एक गोलीय कोश जो कि कैसा कोश है, आवेशित है। हम मान लेते हैं इस पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब हमको पता है कि अगर कोई गोलीय कोश आवेशित होगा तो वह आवेश होगा वो कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर होगा।
अब इससे दूर हम परिकल्पना करते हैं एक बिंदु P, ठीक है। हम इसको एक वृत्त की तरह बना लेते हैं कि यह बिंदु इस वृत्त में कहीं भी हो सकता है, ठीक। अब यहां पर बिंदु P ले लेते हैं। चलिए, वृत्त जो आपके पास गोला है उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, वो क्या है, वो आपकी है कैपिटल R। बिंदु P से वृत्त का जो केंद्र है, गोले का जो केंद्र है, उसकी दूरी क्या है, स्मॉल r। इतनी चीजें हम मान लेते हैं, ठीक है। और वृत्त जो आपका गोला है उसका केंद्र क्या है, O है। अब यहां पर जो बाहर बिंदु P स्थित है, इस पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस गोलीय कोश से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना निकलेगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ठीक है। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर इंटीग्रल लगा देंगे। चलिए इसको सही से लिखते हैं, फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ठीक है। यहां पर आपका ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ डी ए फाई। गॉस की थ्योरम हमें क्या कहती है, गॉस की थ्योरम से हमको पता है कि फाई बराबर क्या है, क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम कह सकते हैं ई इंटीग्रल ऑफ डी ए बराबर क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। अब बात किसकी हो रही है, किसी गोले की हो रही है, यानी कि गोलाकार किसी भी r त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ, गोलाकार पृष्ठ के लिए जो उसका एरिया होगा, जो उसका एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या लिखा, 4 पाई r स्क्वायर। इसको ठीक से लिखते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे, इसकी वैल्यू यानी क्या हुई, इंटीग्रल ऑफ डी। अब इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। अब इसको दूसरी साइड में लेके जाते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई जब बिंदु P उस गोलीय कोश से कहां स्थित हो, बाहर स्थित, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे कि पहली कंडीशन, जब बिंदु P गोलीय कोश से बाहर स्थित, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप कह रहा था कि बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। अगर हमारा बिंदु इस सतह पर स्थित होगा तो हम सीधी सी बात हम क्या कहेंगे, कैपिटल R बराबर स्मॉल r, कैपिटल R बराबर स्मॉल r। अगर कैपिटल R बराबर स्मॉल r है तो हमारा जो हम R की जो वैल्यू है, कैपिटल R जो हमारी आई थी, यहां पर स्मॉल r पुट कर देंगे, ठीक है। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r स्क्वायर, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी कि जब बिंदु गोलीय कोश की, गोलीय कोश के केंद्र पर, कहां पर हो, केंद्र पर हो। अब देखो, हमें पता है कि कोई गोलीय कोश है तो आवेश कहां होता है, उसके
पृष्ठ पर होता है। और अगर केंद्र पर, अगर हम वह बिंदु केंद्र पर मान लेते हैं तो यहाँ पर तो कोई आवेश हुआ ही नहीं। अगर आवेश नहीं हुआ यानी Q की वैल्यू 0 हो गई। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आपकी E की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी कि जब बिंदु गोलीय कोश के केंद्र पर होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। ठीक है, तीनों बातें आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमने क्या माना था, एक कैपिटल आर त्रिज्या का क्या था, आपका एक गोलीय कोश था। देखते रहिए, एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश था। इससे बाहर बिंदु पी स्थित था जो कितनी दूरी पर था, स्मॉल आर। अब हमें पता है कि अगर ये आवेशित गोला है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कुछ। अब हमें पता है कि इस पे जो वैद्युत फ्लक्स है फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डीए। ई को हमने बाहर किया, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डीए। गॉस थ्योरम हमको पता है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डीए बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमको गोलाकार पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल होता है इंटीग्रल ऑफ डीए वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। कितना हमने लिख लिया, यानी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। और ये कब, जब बिंदु पी गोलीय कोश से बाहर स्थित हो। दूसरा कह रहा है जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो तो क्या होगा, अगर सतह पर स्थित है तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यानी कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हम रख सकते हैं। यानी ई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। और जब बिंदु गोलीय कोश के केंद्र पर हो, जब बिंदु गोलीय कोश के केंद्र पर हो तो इस पे जो केंद्र पर आवेश होता है वो शून्य होगा, क्योंकि जो आवेश है वो तो सतह पर है। यानी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। प्रतिस्पर्धा होगी, आपकी तैयारी ज्यादा तेजी से होगी। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक मोटिवेशन हमारे लिए भी रहेगा और आपके लिए भी रहेगा। हम उससे बेहतर कर पाएंगे, आपके लिए और भी बेहतर प्रश्न लेकर आ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।